चलिए हम आनुवंशिकता में थोड़ा आगे चलते हैं। और मेंडल ने क्या किया, आनुवंशिकता को समझाने के लिए, जेनेटिक्स को समझाने के लिए आनुवंशिकता के कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिनमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए ये 3 नियम प्रतिपादित किए, और इन 3 नियमों को समझाने के लिए एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण अथवा बहुसंकर संकरण की विधि को अपनाया गया, और उसके माध्यम से इन नियमों को समझाया गया है। जिनमें से पहला है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम ये कहता है, मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी में जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करते। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। प्रकट होता है। इसे समझने के लिए हम मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। इसे एकल संकर संकरण प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है, प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। देखिए मेंडल ने क्या किया, जैसे हमने पादप की लंबाई वाला लक्षण हमने ले लिया, हमने लक्षण ले लिया पादप की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट। पादप की लंबाई में हमने 2 लक्षण लिए,
समयुग्मजी प्रभावी लंबे पादप यानी कैपिटल टी समयुग्मजी अप्रभावी बौने पादप स्मॉल टी। जब इन दोनों पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है, ये करा दिया हमने क्रॉस, तो इनके हमको युग्म प्राप्त होंगे। जब इन युग्मों को मध्य संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पादप प्राप्त होते हैं, यानी कि केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करता। लेकिन वर्तमान में इस नियम के अपवाद के स्वरूप में प्राप्त हो चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं सह प्रभाविता। सह प्रभाविता ये कहता है कि प्रभाविता के नियम का वर्तमान में अपवाद के रूप में इसको माना जाता है, यानी कि इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक साथ उपस्थित रह करके समान रूप से अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, जिसे बोलते हैं सह प्रभाविता। दूसरा अपूर्ण प्रभाविता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में ना तो ये शुद्ध लंबे हैं ना ही ये शुद्ध बौने हैं, यानी कि ये पूर्ण रूप से अप्रभावी अपना प्रभाव से करते हैं, अब आधा आधा अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, जिसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ना तो पूर्ण रूप से प्रभावी ने अपना प्रभाव किया, ना ही पूर्ण रूप से अप्रभावी ने अपना प्रभाव व्यक्त किया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अप्रभावी जीन कभी भी नष्ट नहीं होता और वो किसी न किसी पीढ़ी में जाकर के अपना पूर्ण प्रभाव को व्यक्त कर सकता है। तो ये है मेंडल के प्रभाविता का नियम। मेंडल का दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन का नियम। मेंडल के इस नियम के अनुसार मेंडल का कहना है कि जब भी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों के मध्य संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु F1 पीढ़ी में जो संततियां प्राप्त होती हैं, यदि उनके मध्य स्वयं परागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, यानी कि अप्रभावी पृथक होकर के पूर्ण रूप से अपने प्रभाव को व्यक्त करता है, यानी कि अप्रभावी का प्रभाव अप्रभावी जीन को कभी नष्ट नहीं करता और जीन कभी एक जीन के दोनों युग्मक कभी आपस में संयोजित नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं, स्वतंत्र बने रहते हैं, जिन्हें F2 पीढ़ी के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसे हम समझने के लिए क्या करें, मान लीजिए हमने पादप की लंबाई वाला लक्षण हमने ले लिया, ये इनको हमको युग्मक प्राप्त हुए, इन युग्मकों से हमको F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण व्यक्त होता है यदि इनके मध्य स्वयं परागण कराया जाए, यानी कि इसी का संग्रहण इसी के समान जनक के साथ करा दिया जाए तो हमको यहाँ पे दो प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब बनाते हैं इसका चेकर बोर्ड। इधर ले लिया हमने नर युग्मक और इधर ले लिया हमने मादा युग्मक। इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रभावी जो युग्म विकल्पी था, जिसका प्रभाव F1 में दबे रहने के कारण
केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ, जिसके कारण पादप हमको लंबे प्राप्त हुए, तो अप्रभावी युग्म विकल्पी पर प्रभावी का पूर्ण रूप से कोई प्रभाव नहीं हुआ, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में कभी मिश्रित नहीं होते, यानी कि ये प्रभावी के साथ रह करके और ये अप्रभावी के साथ रह करके अपने प्रभाव को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि युग्मक शुद्ध अवस्था में ही बने रहते हैं, कभी भी मिश्रित नहीं होते। मेंडल का इसी प्रकार का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को द्विसंकर संकरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि किसी भी जीव का कोई भी युग्म विकल्पी पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वो प्रभावी के साथ रह करके या अप्रभावी के साथ रह करके अपने प्रभाव को व्यक्त कर सके। तो इसको समझने के लिए हमें तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि किसी भी जीव का कोई भी युग्म विकल्पी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि वो प्रभावी के साथ रह करके अप्रभावी के साथ रह करके या संकरित अवस्था में अपने प्रभाव को व्यक्त कर सकता है, यानी कि जीव कभी भी एक दूसरे पर अपने प्रत्यारोपित नहीं होते हैं, कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और अलग रह करके पृथक से या फिर संयुक्त रूप से प्रभावी के साथ रह करके अपने प्रभाव को व्यक्त कर सकते हैं। इसे मेंडल के द्विसंकर संकरण द्वारा समझा सकता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मान लीजिए हमने यहाँ पे पादप के दो लक्षण ले लिए, पीले तथा गोल बीज। पीले के लिए कैपिटल वाई और राउंड के लिए कैपिटल आर, यानी कि ये हो गए पादप का प्रभावी लक्षण। इसका क्रॉस करा दिया हमने अप्रभावी के साथ, यानी कि हरे तथा झुर्रीदार बीज। कैपिटल स्मॉल आई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। जड़ का आपस में क्रॉस कराया तो सबसे पहले के युग्मक बनाएंगे, इसमें से कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इसमें से स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये प्राप्त हुए हमको युग्मक गैमीट्स। जब इनके मध्य क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण व्यक्त हुआ तथा पीले तथा गोल बीज प्राप्त हुए। ये हुई हमारी F1 पीढ़ी। परंतु जब इसका स्वयं परागण कराया यानी कि इसी का क्रॉस इसी के समान जनक के साथ कराया जाए तो इसके हमको युग्मक प्राप्त होते हैं चार प्रकार के, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसी प्रकार से चार युग्मक हमको यहाँ पे भी प्राप्त होते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड में एक तरफ हम लेते हैं नर युग्मक और दूसरी तरफ लेते हैं मादा युग्मक।
इधर की तरफ हमने ले लिए नयुग्मक, इधर ले लिए मादा युग्मक, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि शुद्ध पीले तथा शुद्ध गोल बीज हमको प्राप्त यहाँ पे होते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लक्षण प्रारूप के आधार पे हमको 9:3:3:1 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, यानी लगभग 4 प्रकार के पादप हमको प्राप्त होते हैं। जबकि जीन प्रारूप के आधार पर देखें 12, 24, 12, 12, 1 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के पादप हमको प्राप्त हुए जीन प्रारूप के आधार पे। यानी कि स्वतंत्र अभिकरण ये कहता है कि प्रभावी अप्रभावी के साथ रह करके, प्रभावी के साथ रह करके, यानी अप्रभावी के साथ रह करके और अप्रभावी के साथ रह करके अपने प्रभाव को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। यानी कि कोई भी जीव किसी भी जीव के लक्षण को पृथक होने से नहीं रोकता, बल्कि उसके प्रभाव को हो सकता है कि एक पीढ़ी में वो दबा ले, लेकिन अगली पीढ़ी में वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव व्यक्त कर सकता है। तो मेंडल के द्विसंकरण संकरण के द्वारा स्वतंत्र अभिन्न के नियम को समझा जा सकता है। इस प्रकार मेंडल के 3 नियम दिए थे जिनके माध्यम से हम आनुवंशिकी के प्रयोगों को समझ सकते हैं। आनुवंशिकी के प्रयोगों द्वारा मेंडल के नियमों की व्याख्या की गई है और मेंडल के जो नियम हैं वो आर्थिक महत्व की दृष्टि से और कई सारे वैज्ञानिक विधियों के उपयोग के लिए तथा उन्नत किस्मों के विकास के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो मेंडल के नियमों का कुछ महत्व है। तो मेंडल के नियमों का सबसे पहला महत्व तो यही है कि इनके द्वारा उन्नत किस्म की जो फसलें हैं उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, जो अच्छी क्वालिटी की बीज उत्पादन कर सकती हैं, अच्छी क्वालिटी के फल उत्पन्न कर सकती हैं, अच्छी क्वालिटी के पुष्प उत्पन्न कर सकती हैं, यानी कि उन्नत किस्में पैदा करने में, उन्नत किस्में पैदा करने में आनुवंशिकी के प्रयोगों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी, कई सारे इनका उपयोग भ्रौणिकी में भी किया जा सकता है कि मान लीजिए किसी भ्रौणिकी के क्षेत्र में किसी भ्रूण के अंगों के विकास के जड़ को समझने के लिए, उसके आनुवंशिक संगठन को समझने के लिए आनुवंशिकी के प्रयोगों को समझा जा सकता है। और कई सारे प्राणियों की ऐसी उन्नत किस्में पैदा की जाती हैं जिनसे उच्च मात्रा में, अधिक मात्रा में मांस तथा दूध तथा अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं। आर्थिक महत्व के पादपों के निर्माण के, आर्थिक महत्व के पादप निर्माण के लिए और उन्नत किस्म की प्राणियों के निर्माण के लिए भी मेंडल के आनुवंशिक नियमों का उपयोग किया जा सकता है। अगला पढ़ेंगे हम टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, परीक्षण संकरण तथा
प्रतीक संकरण। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की, परीक्षण संकरण की। F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त होते हैं यदि उनका संकरण अप्रभावी जनक के साथ समयुग्मजीय अप्रभावी जनक के साथ कराया जाए तो इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण समयुग्मजीय अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो हमने आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जैसे पादप की लंबाई का लक्षण ले लिया, ये समयुग्मजीय प्रभावी और ये समयुग्मजीय अप्रभावी। पेरेंट्स फर्स्ट, इनसे हमने युग्मक प्राप्त किए कैपिटल टी और इसे प्राप्त किया स्मॉल टी। ये हो गए अपने युग्मक यानी कि गैमीट्स, और युग्मक सदैव अवरोधित होते हैं और निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। इनकी मध्य क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में हमको संकरित पादप प्राप्त हुए, तो ये हो गई हमारी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में प्राप्त यदि पादपों का टेस्ट क्रॉस कराया जाए तो इसका संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो इससे तो हमको दो प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसमें दोनों समान हैं इसलिए कॉमन ले लेंगे स्मॉल टी। अब बनाएंगे हम सेकंड नोट जो कि सी पुण्य द्वारा दिया गया है। एक तरफ युग्मक दूसरी तरफ आधा युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी। इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी, यानी कि जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप 1:1 प्राप्त होता है और जीन प्रारूप भी हमको 1:1 ही प्राप्त होता है। यानी कि टेस्ट क्रॉस जब भी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप 1:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। ये है अपना टेस्ट क्रॉस। दूसरा है अपना बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है उसका क्रॉस किसी भी प्रभावी समयुग्मजीय प्रभावी या समयुग्मजीय अप्रभावी के साथ कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। प्रतीक संकरण बैक क्रॉस। F1 पीढ़ी में प्राप्त पादपों का संकरण समयुग्मजीय प्रभावी या समयुग्मजीय अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ भी कराया जा सकता है तो इसे हम बैक क्रॉस यानी कि प्रतीक संकरण कहते हैं। यानी कि जैसे हमने पादप की लंबाई का लक्षण ले लिया कैपिटल टी समयुग्मजीय प्रभावी, दूसरे लिए हमने समयुग्मजीय अप्रभावी स्मॉल टी, इससे हमको युग्मक प्राप्त हुआ कैपिटल टी,
इससे हमको प्राप्त हुआ स्मॉल टी, इसके मध्य क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गई आपकी F1 जनरेशन। यदि इसका कराया जाए बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस में इसका संकरण किसी भी प्रभावी के साथ या किसी समयुग्मोची अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जा सकता है। अप्रभावी के क्रॉस के साथ तो हमने देख लिया टेस्ट क्रॉस के अंदर। प्रभावी के साथ अगर हम देखें तो इस को दो प्रकार के युग्म प्राप्त होते हैं, नर युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी और मादा युग्मक केवल कैपिटल टी। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि लक्षण प्रारूप 1:1 और जीन प्रारूप 1:1 ही हमको प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, बट बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस कभी नहीं होता। अतः कह सकते हैं कि बैक क्रॉस के अंदर प्रभावी के साथ या समयुग्मजी अप्रभावी के साथ दोनों के में से किसी के साथ भी F1 पीढ़ी का संकरण कराया जा सकता है, परंतु परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस में केवल अप्रभावी के साथ ही समयुग्मजी अप्रभावी के साथ ही क्रॉस कराया सकता है। अतः हम कह सकते हैं 10 टेस्ट क्रॉस is back cross, but back cross is not test cross. टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, बस बैक क्रॉस कभी भी टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। अगला है व्युत्क्रम संकरण। जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए सामान्य स्थिति में हम क्या करते हैं कि प्रभावी जनक को सदैव हम नर के रूप में मानते हैं। यदि प्रभावी को अगर मादा मान लिया जाए और अप्रभावी को नर मान लिया जाए तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस, यानी कि नर हो गया अप्रभावी और मादा हो गई प्रभावी। इस स्थिति में क्या होगा, कैपिटल टी मादा से लिया हमने, स्मॉल टी हमने नर से लिया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि मादा का जीव क्या है, इसमें प्रभावी है युग्मविकल्पी, तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं, नर को अप्रभावी तथा मादा को प्रभावी जीव लेकर के इनके मध्य संकरण कराया जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रतीक या व्युत्क्रम संकरण। अगली बात करते हैं हम कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, नहीं सॉरी प्रभावता का नियम है और युग्मकों की जो शुद्धता का नियम है उसके वर्तमान में अपवाद प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता। तो हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का नियम प्रभाविता के नियम का पूरी तरह खंडन करता है और बताते हैं कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता बल्कि अप्रभावी युग्मविकल्पी भी अपना प्रभाव व्यक्त करता है। यानी कि प्रभावी और अप्रभावी पूर्ण रूप से अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाते, इसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जैसे मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस
जलापात, जिसे हम 4 प्लांट कहते हैं। इसमें पुष्प का रंग, कलर ऑफ फ्लावर, पुष्प के रंग के मध्य यानी कि एक जोड़ी विपरीयासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया। पुष्प के हमने रंग ले लिए, तो ले लिया हमने प्रभावी लाल, समयुग्मजी प्रभावी लाल, और दूसरा ले लिया हमने समयुग्मजी अप्रभावी सफेद पुष्प। समयुग्मजी प्रभावी के लिए कैपिटल आर और इसके लिए स्मॉल आर। जब इनके मध्य संकरण कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर पेरेंट फर्स्ट, इसमें से युग्मक प्राप्त हुआ कैपिटल आर और इसमें से युग्मक प्राप्त हुआ हमको स्मॉल आर। इन दोनों के मध्य संकरण कराया तो हमको न तो शुद्ध लाल पादप प्राप्त हुए और न ही शुद्ध सफेद पादप प्राप्त हुए, बल्कि F1 पीढ़ी में हमको गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त हुए। यानी कि न तो पूर्ण रूप से प्रभावी युग्म विकल्पी ने अपना प्रभाव दर्शाया और न ही अप्रभावी ने पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दर्शाया, यानी कि दोनों ने संयुक्त रूप से अपने आधे आधे प्रभाव को व्यक्त किया है, जिसके कारण हमको लाल पुष्प प्राप्त नहीं हुआ बल्कि गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि अपूर्ण प्रभाविता के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट न होकर के बल्कि दोनों युग्म विकल्पी अपना अपना आधा आधा सम्मिलित रूप से प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से सहप्रभाविता, सहप्रभाविता को हम इसी के माध्यम से समझ सकते हैं कि सहप्रभाविता में क्या होता है कि दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहकर के समान रूप से अपने प्रभाव को व्यक्त करते हैं। यानी कि किसी का प्रभाव बिगड़ता, यानी कि दोनों युग्म विकल्पी युग्म शुद्ध अवस्था में बने रहते हैं, जबकि ये शुद्ध अवस्था में बने रहते हैं। यानी कि प्रभावी कभी भी अप्रभावी युग्म विकल्पी को कभी भी नष्ट नहीं करता, बल्कि दोनों साथ साथ रह करके अपने प्रभाव को सम्मिलित रूप से अपने प्रभाव को व्यक्त करते हैं। तो ये है सहप्रभाविता का नियम, जो कि वर्तमान में मेंडल के दो नियम जिन्हें बोलते हैं प्रभाविता के नियम, और दूसरा है अपना युग्मकों की शुद्धता यानी कि विसंयोजन के नियम को पूरी तरह से खंडित करते हैं और उनके अपवाद के रूप में तो जाना जाता है।